नीमा लगातार रेगिस्तान में चली जा रही थी। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और उस आंधी के साथ चलने वाली हवाओं से रेत उड़कर उसकी आंखों में आ रही थी। ये बार बार रेत उड़कर मेरी आंखों में आ रही है। यहाँ तो आंख धोने के लिए पानी भी नहीं है, अब क्या करें। आंखों में बार बार रेत जाने की वजह से बेचारी नीमा परेशान हो रही थी कि तभी एक बिच्छू आकर उस पर चढ़ जाता है। ये बिच्छू, आप दूर हट मेरे से। हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गई। कभी कहीं से सांप आ जाता है तो कभी बिच्छू, कभी आंखों में रेत तो कभी पानी तक नसीब नहीं होता इस रेगिस्तान वाले ससुराल में। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये कहाँ आकर फंस गई मैं। आखिर कैसे नीमा इस रेगिस्तान तक पहुंची, ये जानने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत में जाना होगा। नीमा मुंबई के जुहू बीच के पास झोपड़ी बनाकर उसमें रहती थी। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी माँ थी। उसकी माँ और नीमा कुछ सजावट की चीजें बनाकर जुहू बीच पर बेचती थी। आइए आइए और ये सजावट की चीजें ले जाइए। बहन जी, ये वाला कितने का है? जी 150 रुपए है। इसी तरह कुछ और ग्राहक भी उनके पास आते हैं। शाम को वो दोनों माँ बेटी अपनी झोपड़ी में लौट आती हैं। समंदर किनारे घर होने की वजह से रात को काफी ठंड हो जाती है। ओह माँ, आज तो कितनी ठंड लग रही है। पास में ही जुहू बीच है ना बेटी, इसलिए ठंडी हवा आ रही है। रुक, मैं अभी चूल्हा जला देती हूँ, उससे थोड़ी गर्माहट हो जाएगी। इसी तरह कभी ठंडी हवाएं तो कभी समुद्र का पानी उनके घर में घुस आता, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो जाती। ओफो माँ, मैं तो इससे परेशान हो चुकी हूँ। काश कि मेरी शादी ऐसी जगह हो जहाँ ये सब पानी भरने की दिक्कत ही ना हो। नीमा जवान हो गई थी, इसलिए मंदिर का एक पंडित नीमा के लिए एक रिश्ता लेकर आता है। नीमा दिखने में सुंदर थी, इसलिए लड़के वालों को वो देखते ही पसंद आ गई। शादी के बाद नीमा अपने रेगिस्तान वाले ससुराल में पहुंच जाती है। नीमा पहली बार रेगिस्तान आई थी, इसलिए वो जैसे ही जमीन पर पैर रखने लगती है, उसके पैर जमीन में धंसने लगते हैं। अरे ये क्या, ये मेरे पैर बार बार इस जमीन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बहू, अगर ऐसी हील वाली चप्पल पहनकर तू रेगिस्तान में चलेगी तो पैर अंदर ही जाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये जूतियाँ पहनकर घूमते हैं। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए ऐसी जूतियाँ ला दूंगी। नीमा का ससुराल रेगिस्तान के बीचों बीच होता है, इसलिए रात को उस रेत में से एक बिच्छू आकर उसके पैर पर चलने लगता है। माँ जी, वो देखिए कितना बड़ा बिच्छू है। सुमित डंडे से उस बिच्छू को मार देता है। घबराओ मत बहू, ये रेगिस्तान है, यहाँ ये सब आम बात है। लेकिन नीमा बेचारी उस पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाती। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। माँ जी, यहाँ बाथरूम कहाँ है? हमें नहाना था। बहू, तू मजाक कर रही है क्या? ये रेगिस्तान है, यहाँ पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो रोज रोज नहाकर क्या करेगी? कल ही तो तेरी शादी हुई है, तो कल तो तू नहाई ही होगी ना। अब अगले हफ्ते जाकर नहाना, समझी? क्या, हफ्ते भर बाद? हाँ, क्योंकि यहाँ से पानी 50 किलोमीटर दूर लेने जाना पड़ता है। हम लोग हफ्ते में 2 बार जाकर पानी ले आते हैं, जिसमें से ज्यादा पानी हम पीने और खाना बनाने के लिए रखते हैं। नहाना तो यहाँ हफ्ते में 1 बार ही होता है। दिन में 2 बार नहाने वाली नीमा जब हफ्ते में 1 बार नहाने की बात सुनती है तो काफी हैरान होती है। कुछ देर बाद वो हाथ मुंह धोकर ही काम चला लेती है, फिर चाय बनाने रख देती है। कुछ देर बाद उसकी सास गायत्री उसे दूध लाकर दे देती है। ये ले बहू दूध, अब इसकी चाय बना दे। माँ जी, दूध लाने में देर कर दी। गौशाला यहाँ से दूर है क्या? क्या कहा बहू? गौशाला? अरे ये तो ऊँट का दूध है, भला रेगिस्तान में गौशाला कहाँ से आएगी? क्या, ऊँट का दूध? छी छी, ये तो सुनकर ही उल्टी आ रही है। भला इसकी चाय कोई कैसे पी सकता है? ये रेगिस्तान है बहू, यहाँ सब ऊँट की चाय ही पीते हैं। तेरे लिए यहाँ गाय और भैंस कहाँ से आएगी? चल अब जल्दी से चाय बना कर दे। अब नीमा को भी मन मार कर वो ऊँट के दूध की चाय पीनी पड़ती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन, माँ जी, ये रोज रोज अब गट्टे की सब्जी और बाजरे की रोटी बनाकर दे देती हो, मुझसे रोज रोज ये खाना नहीं खाया जाता। अरे हमारे यहाँ तो सब रोज यही खाते हैं, जानती भी है बाजरे की रोटी के कितने फायदे हैं। चल अब नाक मत सिकोड़ और जल्दी से खा ले। जैसे तैसे नीमा मन मारकर फिर से वो खाना खाती है, फिर घर की साफ सफाई में लग जाती है। लेकिन वो जितनी बार भी अपने उस मिट्टी के घर में झाड़ू लगाती, बार बार रेगिस्तान से मिट्टी उड़कर आती और घर में भर जाती। हे भगवान, मैंने तो क्या क्या सपने देखे थे अपने रेगिस्तान वाले ससुराल को देखकर, लेकिन यहाँ तो जैसे मुसीबतें ही नहीं खत्म होती। अगले दिन वो अपनी सास के साथ मिलकर पानी लेने चली जाती है। वो लगातार चलती जा रही थी। चलते चलते वो काफी थक गई थी। माँ जी, और कितना चलना पड़ेगा? बस थोड़ी दूर, अभी तो हम 40 किलोमीटर ही आए हैं, 10 किलोमीटर अभी बाकी है। उस दिन उसे पानी की अहमियत समझ में आई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज नीमा के सपने में एक पेड़ आया, जहाँ पर खुदाई करके उसे कुआं मिला, जिसमें ढेर सारा पानी था।
वो बहुत खुश हुई, लेकिन तभी उसका सपना टूट गया और वो नींद से जाग गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो महज एक सपना था। 2 दिन बाद वो अपनी सास के साथ ऊंट का दूध, घी और माखन बाजार में बेचकर लौट रही थी। तभी उसकी नजर उस छोटे से कैक्टस के पेड़ पर जाती है जो उसके सपने में आया था। अरे, ये तो वही पेड़ है, और ये रस्सी, ये भी वही है। नीमा जल्दी से उस रस्सी के नीचे की मिट्टी को खोदने लगती है। बहू, ये तू क्या कर रही है? खोदते खोदते कुछ देर बाद गीली मिट्टी उसके हाथ लगती है। अरे बहू, ये तो कमाल हो गया। रेगिस्तान में पानी, वो भी हमारे घर के इतने पास। इसका मतलब मेरा सपना सही था। नीमा आसपास के लोगों को बुलाकर उस जगह को खुदवाती है जिसके नीचे एक कुआं मिलता है जो कि पानी से भरा हुआ था। ये देख वो सब बहुत खुश होते हैं। अब रेगिस्तान में पानी के लिए तरसने वाले लोगों की मुश्किल दूर हो गई थी और अब वो सब खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। सेठ मोहनलाल शहर के एक बड़े व्यापारी थे। सेठ मोहनलाल ने बड़े बेटे अनिल की तो पहले ही शादी कर दी थी। अब वो अपने छोटे बेटे सूरज के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, पर सूरज काफी दिनों से शादी के लिए टाल रहा था। कारण था कि सूरज सीमा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। सीमा एक गरीब परिवार की लड़की थी, इसी वजह से सूरज को डर था कि कहीं वो सीमा के बारे में घर में कहे और शादी के लिए मना न हो जाए। पर एक दिन सूरज के पिता ने उसे सीमा के साथ बाजार में देख लिया और इस बारे में सूरज से बात की। देखो सूरज बेटा, मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ देख लिया था। हम तुमसे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि हमें बताओ कि तुम्हारी नजर में कोई लड़की है या फिर हम खुद तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढें। अब जब बात सामने आ ही गई है तो तुम हमें बता दो कि वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम रेस्टोरेंट में बैठे थे। पापा, उसका नाम सीमा है। मैं और सीमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पापा। पर मैं इसलिए आपको उसके बारे में नहीं बता रहा था क्योंकि सीमा की फैमिली हमारी जैसी रिच नहीं है। वो बहुत ही गरीब लोग हैं पापा, पर नेचर के बहुत अच्छे हैं। सीमा का नेचर भी बहुत ही अच्छा है। मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ पापा। क्या हुआ जो गरीब है? बेटा, तुम तो जानते हो मैंने भी अपनी मेहनत से ही ये मुकाम हासिल किया है। मुझे शादी से कोई ऐतराज नहीं है, बस लड़की अच्छी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम हमें सीमा और उसके माता पिता से जल्दी ही मिलवा दो ताकि हम तुम्हारी शादी कर सकें। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। सूरज की शादी के लिए सब खुश थे, पर उसका बड़ा भाई और भाभी इस शादी के खिलाफ थे। माँ बाबूजी का तो दिमाग खराब हो गया है। सब मेहमानों और रिश्तेदारों के बीच हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे कुछ सोच समझकर तो रिश्ता तय करते। गरीब घर में रिश्ता तय करके वो अपना तो नाम खराब ही कर रहे हैं, हमारा भी नाम खराब करेंगे। मैं तो तुम्हें कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से अलग हो जाओ, वरना हम भी इनके साथ साथ सड़क पर आ जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं नीलम। अरे वो गरीब घर की लड़की है। शादी के बाद अगर उसने बाबूजी और सूरज को बहकाकर सारी प्रॉपर्टी अपने मायके वालों के नाम कर दी तो बस हम हाथ मलते रह जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, बस ये शादी हो जाए, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लूंगा। एक काम करेंगे ना, अलग होकर हम किसी बड़े बंगले में रहने चलेंगे। वैसे भी यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। अब गरीब घर में शादी हो रही है तो मैं उस गरीब लड़की के मुंह भी ना लगूं। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। सूरज के माता पिता सीमा और उसके परिवार वालों से मिले तो सचमुच उन्हें उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। बात पक्की हुई और सीमा और सूरज की शादी हो गई। बहू, बन गई खीर? जी माँ जी, बस बनने वाली है, ड्राई फ्रूट डालने रह गए हैं। अच्छा, नीलम, सीमा को ड्राई फ्रूट का डिब्बा दे दो। नीलम ही सारी रसोई संभालती है। ये लो, और ध्यान रहे ड्राई फ्रूट डालने में कंजूसी मत करना। तुमने तो अपने घर में इतना ड्राई फ्रूट देखा ही नहीं होगा, पर हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेहमानों को खीर खिलानी है तो ड्राई फ्रूट अच्छा होना चाहिए। नीलम ड्राई फ्रूट का डिब्बा देकर मुंह बनाती हुई रसोई से बाहर चली गई। उसका ये व्यवहार बहुत ही गलत था। सीमा को घर में आए 2 महीने बीत चुके थे। अनिल और नीलम रोजाना ही अलग घर में जाने की बात कह रहे थे, पर एक दिन सेठ मोहनलाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक एक दिन उनकी फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया। कर्जा उतारने के लिए सेठ मोहनलाल ने सब कुछ बेच दिया, पर अनिल और नीलम बहुत चालाक निकले। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि अनिल पहले ही कमाई के कुछ पैसों से एक बंगला खरीद कर रख चुका था। अनिल और नीलम दोनों ने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा और अलग बंगले में रहने चले गए। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अनिल ऐसा निकलेगा। आज मुसीबत की घड़ी में वो और नीलम हमें अकेला छोड़कर चले गए। कहाँ जाएंगे हम? कुछ ही देर में हमें घर छोड़ना होगा शारदा।
भगवान पर विश्वास रखो। हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा बेटा सूरज और बहू सीमा है। दोनों बच्चे हमारे साथ हैं, हमें और क्या ही चाहिए। पापा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में कहीं कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। आपने मुझे मेहनत करनी सिखाई है। आप ही तो कहते हो ना पापा कि मेहनत करके इंसान कुछ भी पा सकता है। तभी सीमा के मम्मी पापा आ जाते हैं। माँ बाबूजी आप? मोहनलाल जी, कृपया करके हमारे घर चलिए। जब तक आपके रहने का प्रबंध नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ ही रहोगे। जैसे सीमा हमारी बेटी है वैसे ही सूरज भी हमारा बेटा है मोहनलाल जी। सेठ मोहनलाल सीमा के पापा के गले लगकर खूब रोते हैं। आज मुसीबत की घड़ी में सीमा के माता पिता ही उनके काम आ रहे थे। सब लोग सीमा के घर पहुंचते हैं। सीमा के माता पिता भले ही गरीब थे, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सेठ मोहनलाल और उनके परिवार के लिए ज्यादा कुछ कर सकते, पर दुख के समय में सूखी रोटी भी महंगे पकवानों की कमी पूरी करती है, और दुख की घड़ी में अपनों का साथ ही व्यक्ति को दुखों से लड़ने की ताकत देता है। बस माँ, पेट भर गया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। मैं चलता हूँ, किसी को नौकरी के लिए बुला हुआ था। बहन जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें आपके जैसे समधी मिले, पर हमारी सीमा अपने ससुराल में कोई सुख नहीं देख पाई, इसी बात का अफसोस है। हम तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सके बहू। माँ जी, अपनों का प्यार और साथ ही तो सबसे बड़ी खुशी होती है। आप सब मेरे साथ हो तो मैं बहुत खुश हूँ। शारदा, अब से बस हमारा एक ही बेटा है, सूरज। अब अनिल से हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। अगले कुछ महीनों तक सूरज अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में ही रहा, पर वहां उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं महसूस हुई। उसे और उसके परिवार को बहुत प्यार और सम्मान मिला। कुछ महीनों बाद जब सूरज की नौकरी अच्छी जगह लग गई, तब वहीं पास में ही उन्होंने एक घर किराए पर ले लिया। सूरज और सीमा ने मिलकर अपने परिवार को संभाला और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश की।